चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज प्रिज्म का आखिरी टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक है विक्षेपण रहित विचलन। पिछले लेसन में हमने विचलन रहित विक्षेपण बताया था। प्रिज्म को हम इस तरह से संयोजित करते हैं कि विचलन न हो, विक्षेपण हो जाए, उसको हम विचलन रहित विक्षेपण कहते हैं। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है विक्षेपण रहित विचलन। शब्दों पर विशेष ध्यान रखेंगे तब इसका अर्थ समझ पाएंगे, नहीं तो इसमें बहुत बच्चे उल्टा पुल्टा कर देते हैं। विक्षेपण रहित विचलन पूछता है परीक्षा में, विचलन रहित विक्षेपण कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। विक्षेपण रहित विचलन, इसका अर्थ है विक्षेपण ना हो, विचलन हो। यानी हम प्रिज्मों को इस तरह से संयोजित करें कि अंततः विक्षेपण समाप्त हो जाए। तो इसमें हम दो प्रिज्मों को लेते हैं, पहला क्राउन कांच का, दूसरा फ्लिंट कांच का, और इनको हम इस तरह से संयोजित करते हैं कि इनके आधार विपरीत ओर हों। देख रहे हैं ये क्राउन कांच का जिसका आधार नीचे की तरफ है, और ये वाला फ्लिंट कांच का बना हुआ है जिसका आधार ऊपर की तरफ है। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। इसमें PQ हमारी श्वेत आपतित किरण है। पहले प्रिज्म से जब ये गुजरेगी तो 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। यहाँ हम चित्र की स्पष्टता के लिए सिर्फ 2 रंग दिखा रहे हैं, लाल और बैंगनी। तो पहले प्रिज्म से ये विक्षेपण हो गया। अब देखिए हम चाहते हैं कि विक्षेपण न हो। ये तब संभव है जब दूसरा प्रिज्म इन 7 रंगों को फिर से मिला दे और श्वेत किरण हमको प्राप्त हो जाए। यानी पहला प्रिज्म जितना कोणीय विक्षेपण पैदा किया उतना ही कोणीय विक्षेपण अगर दूसरा प्रिज्म भी पैदा करे विपरीत दिशा में, तो नेट जो कोणीय विक्षेपण का मान है वो 0 हो जाएगा। और जब कोणीय विक्षेपण 0 हो जाएगा इसका मतलब हमें श्वेत किरण मिलेगी, फिर विक्षेपण समाप्त। क्योंकि जो थीटा है लाल रंग और बैंगनी रंग के बीच का कोण है, और यही कोणीय फैलाव 7 रंगों को अलग करता है। तो यदि थीटा का मान 0 हो जाए या परिणामी कोणीय विक्षेपण 0 हो जाए, उस स्थिति में हमें विक्षेपण प्राप्त नहीं होगा। लेकिन किरण अपनी मूल दिशा से विचलित हो गई। जैसे ये जो दिशा थी आपतित किरण की, ये जो निर्गत किरण हमें मिल रही है वो आपतित किरण की दिशा में नहीं मिल रही है। इसका अर्थ है विचलन हो रहा है लेकिन विक्षेपण नहीं हो रहा है। तो इसकी हम शर्त कैसे निकालेंगे। यहाँ देखिए, ये हमको ध्यान में रखना है कि परिणामी कोणीय विक्षेपण 0 होना चाहिए। ये कब संभव है, जब थीटा इक्वल टू माइनस थीटा डैश। यानी पहले प्रिज्म से जितना कोणीय विक्षेपण हो रहा है उतना ही दूसरे प्रिज्म से भी हो, लेकिन विपरीत दिशा में हो। तो थीटा बराबर माइनस थीटा डैश। अब हम मान रख करके शर्त निकाल लेंगे। थीटा का मान क्या होगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और थीटा डैश का मान क्या होगा, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश। सेकंड वाले प्रिज्म के लिए हम डैश का प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो शर्त निकालते हैं हम ए बटे ए डैश करके निकालते हैं। तो ये माइनस चिन्ह भी आएगा यहाँ पर, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटे म्यू भी माइनस म्यू आर, ये आएगा, और यहाँ पर माइनस चिन्ह आएगा। तो इस तरह से इसी को हम विक्षेपण रहित विचलन की शर्त मानते हैं। इसमें देखिए ए डैश का मान हमें निकालना पड़ता है। अभी पिछले लेसन में हमने बताया था कि जब परिणामी कोणीय विक्षेपण निकाले थे तो उसमें ए डैश का मान रखे थे। यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए अगर हम ए डैश का मान निकालें तो ए डैश का मान क्या होगा, ये इधर आएगा। तो इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं तो ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर अपान म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये ध्यान रखिएगा। ए डैश का मान ये होना चाहिए, यहाँ माइनस चिन्ह आएगा। ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश विथ निगेटिव साइन
ए डैश ऊपर चला जाएगा, यानी ए डैश का मान ये आ जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको सब लोग समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें हम दूसरी चीज़ क्या निकालते हैं, परिणामी विचलन। परिणामी विचलन, क्योंकि विचलन इसमें हो रहा है, तो परिणामी विचलन कैसे निकलेगा, हम माध्य किरण का परिणामी विचलन निकालते हैं, यानी पहले प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन प्लस दूसरे प्रिज्म द्वारा माध्य किरण का विचलन, दोनों को जोड़ देंगे, यही हमारा परिणामी विचलन माना जाएगा। तो देखिए डेल्टा वाई का मान हम क्या रखेंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस डेल्टा वाई डैश का मान क्या होगा, म्यू वाई डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। अब देखिए म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए प्लस, अब यहाँ देखिए हम ए डैश का मान रखेंगे, ये म्यू वाई डैश माइनस 1, ए डैश का मान अभी हम इसलिए निकाले थे, ये माइनस यहाँ ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। इसको आप इत्मीनान से समझ लेंगे, ये आएगा। अब देखिए इसको हम सेट कैसे करते हैं, बस थोड़ी सी आइडिया हो जाएगी तो बहुत जल्दी आप कर लेंगे। इसमें हम ये जो प्रथम पद है ये पूरा का पूरा कॉमन लेते हैं, यानी म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ये हम जब कॉमन ले लेंगे तो इसकी जगह बचेगा 1, क्योंकि इसका भाग देना है दोनों पद में, जो हम कॉमन लेते हैं उसको भाग देते हैं प्रत्येक पद में। तो यहाँ 1 बचा, यहाँ देखिए माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब ए तो कॉमन हो गया है तो ए नहीं आएगा, ए यहाँ कॉमन में आ गया है तो ए नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए आएगा ये म्यू वाई डैश माइनस 1, ये इधर ये म्यू भी माइनस म्यू आर, नीचे देखिए ये जो डैश वाला है ये हम डैश के नीचे लिखते हैं, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश, ये म्यू वाई माइनस 1 जो हमने कॉमन लिया है ये यहाँ पर भाग के रूप में आएगा म्यू वाई माइनस 1। ये ठीक से इसको समझ लेंगे, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसको हमने कॉमन लिया, इसका हमने भाग दिया, तो इसमें भाग दिया तो 1 आ गया, इसमें जब आप भाग देंगे तो ए कट जाएगा, ये ए कट जाएगा और म्यू वाई माइनस 1 बचेगा। तो म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1 ये है, और इधर म्यू वाई डैश माइनस 1 बटे म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। इसको हम विक्षेपण क्षमता के रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस, देखिए इसका मान ओमेगा होगा, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा पद है, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1, तो ये आपका ओमेगा हो जाएगा। और ये देखिए अगर ये नीचे होता, इसके नीचे इसको हम लिख सकते हैं, या ओमेगा डैश का ये उल्टा है, यानी यहाँ पर ओमेगा तो ये सही क्रम में ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा डैश नीचे आएगा। तो मेरे ख्याल से इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ये ओमेगा का मान क्या होता है, म्यू भी माइनस म्यू आर बटे म्यू वाई माइनस 1, ये पहले प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता हो गई। और ओमेगा डैश क्या होगा, म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश बटे म्यू वाई डैश माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए उल्टा है, मतलब 1 बटे ओमेगा डैश अगर हम करते हैं, इसका अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो म्यू वाई डैश माइनस 1 ऊपर चला जाएगा और म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। देख रहे हैं ये म्यू वाई डैश माइनस 1 बटे म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश। तो ये जब
व्युत्क्रम हो गया तो ओमेगा डैश का व्युत्क्रम 1/ओमेगा डैश, यानी इसका मान जो होगा वो 1/ओमेगा डैश होगा, तो ओमेगा डैश नीचे हो जाएगा, तो ओमेगा डैश। तो ये जो है जब आप 2-3 बार इसका अभ्यास करेंगे तो ये बन जाएगा। तो अगर ये टॉपिक आता है विक्षेपण रहित विचलन, तो आपको परिणामी विक्षेपण शून्य करना है, यानी दोनों प्रिज्मों का जो कोणीय विक्षेपण है वो बराबर और विपरीत होंगे। इससे आपको एक अनुपात मिल जाएगा प्रिज्म कोणों का, यही आपकी शर्त हो जाएगी। और चूंकि इसमें विचलन हो रहा है तो हम परिणामी विचलन निकाल लेंगे। दोनों प्रिज्मों के लिए माध्य किरण के विचलन कोणों का योग कर देंगे तो ये परिणामी विचलन आ जाएगा। इसको थोड़ी सी सेटिंग करेंगे तो इस तरह से ये हमारा परिणामी विचलन आ जाएगा। तो इसमें बस इतना ही करना है। एक छोटा सा प्रश्न और परीक्षा के लिए उपयोगी है, वो है इंद्रधनुष। छोटा सा टॉपिक है इंद्रधनुष, इसको क्लियर कर देते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। जैसे प्रिज्म से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ये कृत्रिम स्पेक्ट्रम है, क्योंकि प्रिज्म हमने बनाया है, वैज्ञानिकों ने बनाया है, यानी मानव निर्मित यंत्र है, तो उससे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा है वो कृत्रिम माना जाएगा। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम आपने देखा होगा, जब वर्षा होने को होती है या वर्षा हो चुकी होती है, उस स्थिति में सूर्य जब हमारी पीठ की ओर होता है, यानी सूर्य जिस तरफ होता है उसके ठीक विपरीत दिशा में, यानी सूर्य अगर पूर्व तरफ है तो पश्चिम दिशा में एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम दिखेगा जिसका आकार धनुष जैसा होगा, या अगर पश्चिम में सूरज है तो पूरब में इंद्रधनुष दिखाई देगा। ये धनुष इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार देखने में धनुष जैसा दिखाई देता है और इसमें 7 रंगों की पट्टियाँ दिखती हैं। यद्यपि ये शुद्ध स्पेक्ट्रम नहीं होता, इसमें सभी रंग मिले जुले होते हैं, लेकिन फिर भी हमें स्पेक्ट्रम का आभास होता है और एक बड़ा ही रोचक दृश्य दिखाई देता है। इसको माना जाता है कि ये इंद्र का धनुष है, क्योंकि वर्षा के देवता इंद्र होते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये इंद्र का धनुष है, इसलिए इसको इंद्रधनुष कहते हैं। वास्तव में ये घटना होती कैसे है? देखिए, जब पानी बरसने वाला होता है, यानी वर्षा के ठीक पूर्व पानी की नन्ही नन्ही बूंदें बादलों में फंसी रहती हैं। वही बूंदें जब ज़्यादा संघनित होती हैं तो बड़ी बूंदें नीचे गिरती हैं, उसी को हम वर्षा कहते हैं। या वर्षा होने के बाद भी छोटी छोटी बूंदें बादलों में फंसी रहती हैं। ये छोटी छोटी बूंदें प्रिज्म जैसा व्यवहार करती हैं, यानी जिस तरह की घटना प्रिज्म में होती है उसी तरह की घटना इन छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदों में हो जाती। तो जब सूर्य का प्रकाश इन बूंदों से गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण हो जाता है और सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में डिवाइड होता है। तो इससे जो है एक जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसी को हम इंद्रधनुष कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक और द्वितीयक इंद्रधनुष कैसे बनता है और इनमें क्या अंतर होता है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसको समझने के लिए हम पहले देखते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जब बनता है तो इसमें जो वर्षा की बूंदें होती हैं, यहाँ पर हम दोनों बूंदों से विक्षेपण की घटना को समझेंगे। इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं लिखना है, इसमें इसको थोड़े से में समझा देना है। इसमें देखिए, जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है
उसमें जो सूर्य की किरणें आपतित होती हैं वो ऊपरी अर्धभाग में आपतित होती हैं। ऊपरी अर्धभाग में जैसे मान लीजिए ये कोई किरण आई, यहाँ पर हम दो रंगों को दिखाएंगे, मान लेते हैं लाल ये है, बैगनी ये। तो यहाँ पर किरण पहले बूंद में प्रवेश करेगी तो अपवर्तन होगा। इसके बाद जब ये दूसरे पृष्ठ से टकराएगी तो यहाँ पर उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये लौट आएगी। ये देखिए यहाँ पर अपवर्तन हुआ और यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। फिर जब ये बूंद से निकलेगी तो फिर अपवर्तन होगा, यानी यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। तो मान लेते हैं ये ज़मीन का तल है, जहाँ से कोई देख रहा है इस स्पेक्ट्रम को, तो इसमें ध्यान ये देना है कि 2 बार अपवर्तन की क्रिया हो रही है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया हो रही है। इसी तरह से इसमें बैगनी रंग मान लीजिए यहाँ पे प्रवेश किया बूंद में, ये ऊपरी अर्धभाग में, तो 1 बार यहाँ अपवर्तन हो गया, फिर यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन आप जानते हैं, जब सघन से विरल में किरण जाती है तो विरल में न जा कर के सघन माध्यम में ही लौट आती है। यहाँ देखिए बूंद है, पानी की बूंद है और बाहर वायु है, तो पानी के माध्यम से वायु के माध्यम में जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्रांतिक कोण का मान आपतन कोण से अधिक हो जाता है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से किरण बूंद के उस पार न जा कर के लौट आती है और यहाँ पर जब पहुँचती है तो यहाँ पर अपवर्तन हो जाता है। तो ये देखने वाले के आँख में पहुँचती है। तो इस तरह से इसमें लाल रंग ऊपर दिखाई देता है और बैगनी रंग नीचे दिखाई देता है। इसकी जो कोणीय चौड़ाई होती है वो लगभग 2 डिग्री की होती है, यानी 2 अंश के लगभग होती है। इसमें जो लाल रंग का क्षैतिज से झुकाव होता है वो 40.8 डिग्री करीब होता है, और जो बैगनी रंग का होता है ये बैगनी रंग नीचे हो गया, बैगनी रंग का होता है 40.8 और लाल रंग का होता है 42.8, यानी इनका जो अंतर होता है वो 2 डिग्री करीब होता है। यानी जो कोणीय चौड़ाई होती है प्राथमिक इंद्रधनुष की वो 2 डिग्री की होती है। तो इसमें हमें बताना क्या क्या होता है। देखिए पहली चीज़ तो हमें ये बताना होता है कि प्राथमिक इंद्रधनुष तब बनता है जब प्रकाश की किरणें बूंद के ऊपरी अर्धभाग पर आपतित होती हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसमें 2 बार अपवर्तन की क्रिया होती है और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया होती है। तीसरी चीज़, इसकी जो कोणीय चौड़ाई होती है वो 2 डिग्री की होती है। चौथी चीज़ हमें ये बताना है कि इसकी कोणीय चौड़ाई अपेक्षाकृत द्वितीयक इंद्रधनुष से कम होती है, इसलिए ये ज़्यादा चमकीला होता है। तो एक दिमाग में ये 4 चीज़ें कम से कम रहनी चाहिए। एक और इसमें पॉइंट आता है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो नीचे बनता है और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होता है वो प्राथमिक इंद्रधनुष से थोड़ा सा ऊपर बनता है, उठा हुआ बनता है। द्वितीयक इंद्रधनुष को हम किस तरह से दिखाते हैं, इसमें भी इस तरह से हमने 2 बूंद ले लिया। इसमें निचले अर्धभाग, यानी बूंद को अगर हम 2 भागों में डिवाइड कर दें तो जो नीचे का अर्धभाग होगा वहाँ पर जब किरणें पड़ती हैं तब ये इंद्रधनुष बनता है। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बैगनी रंग ऊपर हो जाता है और लाल रंग नीचे। बैगनी रंग इसमें ऊपर होता है और लाल रंग नीचे होता है। तो इसमें देखिए ये जैसे हमने लाल रंग को दिखाया, यहाँ हमने बैगनी रंग को दिखाया। यहाँ पर 1 बार अपवर्तन हुआ, यहाँ पर ये किरण बूंद के अंदर घुस गई, फिर यहाँ जब टकराई तो यहाँ इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। तो इस तरह इधर लौटी, फिर यहाँ से ये किरण यहाँ आई,
यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। मतलब देखिए यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और यहाँ पर भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, यानी 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। और अपवर्तन ये पहले शुरू में हुआ एक बार, और फिर जब ये निकलेगी तो फिर से एक बार अपवर्तन की क्रिया होगी, यानी 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन की क्रिया होगी। इसी तरह से वायलेट के लिए, हम बैगनी के लिए यहाँ दिखा सकते हैं इस तरह से, और इनको ले जाके एक बिंदु पर इनको मिला देते हैं। बस इतना करना है। इसकी जो कोणीय चौड़ाई होती है लगभग 4 डिग्री की होती है। ये बैगनी रंग आपका ऊपर दिख रहा है, यानी इंद्रधनुष में जो ऊपर का रंग होगा वो बैगनी होगा, और नीचे का रंग जो होगा वो लाल होगा। ये बैगनी होगा और ये लाल होगा, यानी जो बैगनी रंग के लिए जो कोण होता है ये लगभग 50.8 डिग्री होता है। ये 54.8 के करीब होता है, और ये जो लाल रंग का होता है ये 50.8 डिग्री होता है। तो इनका जो डिफरेंस है वो 4 डिग्री, यानी इसकी जो कोणीय चौड़ाई होती है वो 4 डिग्री के करीब होती है। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष से इसकी जो कोणीय चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा ये फैलेगा, इसलिए इसकी तीव्रता कम होती है, ये कम चमकीला होता है। तो जब हम अंतर करेंगे दोनों में तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। परीक्षा में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। ये बहुत सरल भी है और बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो पहला अंतर यह है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणें बूंद के ऊपरी अर्धभाग में आपतित होती हैं, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में प्रकाश की किरणें बूंद के निचले अर्धभाग में आपतित होती हैं। दूसरा अंतर यह है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, 2 बार अपवर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन और 2 बार अपवर्तन होता है। तीसरा अंतर क्या है? कोणीय चौड़ाई प्राथमिक इंद्रधनुष की 2 डिग्री होती है और द्वितीयक इंद्रधनुष की 4 डिग्री होती है। चौथा अंतर ये होगा कि प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है, ज़्यादा चटक होता है, अच्छी तरह से दिखता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष फीका होता है, उसकी चमक कम होती है। और पांचवा अंतर क्या होगा? प्राथमिक इंद्रधनुष द्वितीयक इंद्रधनुष के नीचे बनता है और द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष के ऊपर बनता है। उसी को हम एक दूसरे के रिलेटिव इस तरह से लिख सकते हैं। तो 5 अंतर आपको बताना होगा। तो ये एक छोटा सा ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रकाशिक उपकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।